देखिए पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सेंटर ऑफ, पिछले एपिसोड नहीं कर सकते हैं, एक दो एपिसोड पहले हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को एज ए फ्रेम ट्रीट किया था और उस फ्रेम को हम लोग सी फ्रेम कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि इस सी फ्रेम को मैंने बताया था कि आप बहुत तरह के सम्स को बहुत आसानी से बना सकते हो और ये मैंने आपको बताई भी थी और फिर से उसको कुछ देर के लिए रिपीट कर रहा हूँ और फिर उससे रिलेटेड सी फ्रेम से कैसे सम्स बनाएंगे, कुछ आज नए सम्स हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पिछले एपिसोड में जो मैंने सी फ्रेम के बारे में आपको बताया था कुछ जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन हम लोग लिए थे कि एक ब्लॉक ऐसे ले लिए और एक ब्लॉक यहाँ ले लिए और यहाँ पर इसका मास दिया हुआ था, इस ब्लॉक का मास m1 है, इस ब्लॉक का मास m2 है और ऐसे दिया हुआ था। ये इन दोनों का मास अगर हम लोग सेम ले भी लेते हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ था और इसमें इसको वेलोसिटी हमने दी थी v0 और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस था और इसमें पूछा हुआ था कि इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम इलोंगेशन की सिचुएशन कैसी होगी, कि कैसे मैक्सिमम इलोंगेशन का कंडीशन क्या होगा और कुछ देर के बाद मैंने बताया था कि जैसे ये मूव करना शुरू करेगा तो आफ्टर सम टाइम, तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये पूरा अरेंजमेंट ऐसा कुछ होगा और ये टाइम के साथ, इसका स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज़ करेगा, इसका स्पीड इंक्रीज़ करेगा और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम होगा, तब उस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। और इसको डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इसलिए मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जिस इंस्टेंट इस स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम होगा उस इंस्टेंट इन दोनों ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। इसका स्पीड v ले लेते हैं, इसका स्पीड v ले लेते हैं। ठीक है, और इस सम्स को मैंने बताया था कि आप दो तरीके से बना सकते हो, एक ग्राउंड फ्रेम से और दूसरा सी फ्रेम से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड फ्रेम से अगर हम लोग बनाएंगे तो एक मतलब कुछ एक्स्ट्रा टाइम ये कंज्यूम करेगा, लेकिन अगर सी फ्रेम से आप बनाते हो तो सम्स को बनाना बहुत ही आसान होगा और बहुत जल्दी आप बना सकते हो। और ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में बताई थी। आज केवल सी फ्रेम से ही मैं एक्सप्लेन करने की उसको कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पर अगर इस मास का वेलोसिटी v0 ऐसे मैक्सिमम इलोंगेशन का कंडीशन था, तो सी फ्रेम के बारे में मैंने आपको बताई थी कि ऐसा फ्रेम जो सेंटर ऑफ मास पर लाई करेगा या ऐसा ऑब्जर्वर जो सेंटर ऑफ मास पर लाई करेगा, इस फ्रेम को हम लोग क्या कहते हैं, सी फ्रेम। और सी फ्रेम को आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे हम लोग ग्राउंड फ्रेम को देखते हैं उसी तरह क्या होता है, सी फ्रेम होता है। तो सी फ्रेम के लिए आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि सी फ्रेम वो रेस्ट में है या आप ऐसे कर सकते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या एक्सेलरेटेड मोशन में है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जब ब्लॉक को वेलोसिटी, पहले ब्लॉक को v0 मिला और दूसरा ब्लॉक रेस्ट में था, तो सी फ्रेम मतलब वो ऑलवेज रेस्ट में रहेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा, 0 लग रहा। क्योंकि आप इस पूरे सिस्टम को कंसिडर करोगे तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इस पूरे सिस्टम पर मतलब इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम ले लिए तो इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा, 0 लग रहा। इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो सी फ्रेम मतलब ऐसा फ्रेम जो सेंटर ऑफ मास पर होगा और ये रेस्ट में है, दैट मीन्स ये क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। अब आप कुछ भी अप्लाई इस फ्रेम के साथ कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर इस फ्रेम से बनाते हैं तो ये सेंटर ऑफ मास जब फ्रेम ऐसे ले लिए तो देखिए ये दोनों ब्लॉक मूव करेगा लेकिन सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन कभी भी चेंज नहीं करेगा। खैर इतने डिटेल में हम लोग को नहीं आना है क्योंकि हम लोग को सी फ्रेम को यूज़ करना है। तो सी फ्रेम से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं और मैंने आपको बताई थी कि ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है और इन दोनों केस में आपको जो इक्वेशन लिखनी होगी, आप इक्वेशन कैसे लिखोगे सी फ्रेम से। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सी फ्रेम से मैंने बताया था कि आप सारे लॉज को भी अप्लाई कर सकते हो, सारे लॉज, और आप ऐसे कर सकते हो एनर्जी से रिलेटेड जितने लॉज हैं, फोर्स से रिलेटेड जितने लॉज हैं वो सी फ्रेम से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीड से रिलेटेड सिचुएशन आ रही है, दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इन सब चीज़ों को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सी फ्रेम क्या देख रहा है कि पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है, इस और एक कंजर्वेटिव फोर्स इन दोनों ब्लॉक के बीच में लग रहा है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कैसे लिखना है कि आप देख सकते हो इसको अप्लाई करने के लिए वो इनिशियल और फाइनल स्टेट लेना होगा। तो इनिशियल स्टेट में ये सी फ्रेम उस ब्लॉक का टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखेगा और फिर फाइनल स्टेट में लिखेगा क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम कितना आ रहा, 0 आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखेंगे। तो सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में जब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो आप ऐसे देख सकते हो कि इनिशियल जो इक्वेशन आएगा यहाँ पर ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं कि सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन आएगा, तो सबसे पहले इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी
और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मतलब सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपको ऐसा करना होगा कि यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा पूरे सिस्टम का, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, तो पहले इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जो मैंने आपको बताया था हाफ म्यू वी रिलेटिव होता है, हाफ म्यू वी रिलेटिव प्लस क्या होगा, क्योंकि देखिए सी फ्रेम के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई थी आपको कि सी फ्रेम क्या होता है, ये काइनेटिक ऑलवेज इसके रिस्पेक्ट में हाफ म्यू वी स्क्वायर होता है, वेयर म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास, आप ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पर रिड्यूस्ड मास मतलब m1 m2 बाई m1 प्लस m2 ऐसे लिख सकते हो, जो हम लोगों ने डिराइव की थी। और यहाँ पर v रिलेटिव होता है, v रिलेटिव को v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। v रिलेटिव ऐसे लिख सकते हैं कि सी फ्रेम की अगर बात करते हैं, सी फ्रेम में हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर और v रिलेटिव इतना आएगा, ठीक है। और मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी कि सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये ऑलवेज क्या होता है, जो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में होगा वही सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में होता है। तो आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को क्या ध्यान में रखनी होगी कि सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, और वहाँ पर पोटेंशियल वही लिखेंगे जो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन मैंने आपको बताई थी पिछले क्लास में, पिछले एपिसोड में, कि ऐसा पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का विथ रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम ऑलवेज क्या आएगा, जो ग्राउंड फ्रेम से होगा वही होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ करना क्या होगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को लिखना है इस सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो इनिशियली मैंने आपको बताई थी सी फ्रेम से लिखने के लिए पहले काइनेटिक, तो सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पूरे सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक कितना होगा, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब आपको ये चेक करना होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स से हम लोग देख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, और ये जो फोर्स आ रहा इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। और मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी वही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हाफ के, और इनिशियल कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है तो x का वैल्यू 0 आएगा। तो इनिशियल कोई भी स्प्रिंग के कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग इनिशियल नेचुरल स्टेट में दिया हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल, यहाँ पर इस केस में फाइनल हम लोग को काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। एक सिलेक्ट कर लिए कि इसका मैक्सिमम इलोंगेशन है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम लोग करेंगे तो हाफ म्यू वी रिलेटिव मतलब v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, तो ये आ जाएगा v0 माइनस 0। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि v1 वेक्टर मतलब ऐसे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि v रिलेटिव आप जब लिखोगे तो v रिलेटिव वेक्टर आ जाएगा v0 आई कैप माइनस 0, क्योंकि ये फर्स्ट ब्लॉक का वेलोसिटी v1 वेक्टर माइनस सेकेंड ब्लॉक का वेलोसिटी v2 वेक्टर, और यहाँ से आ गया v0 आई कैप। तो आप यहाँ से देख सकते हो v रिलेटिव का जो मॉड आएगा दिस मस्ट इक्वल टू v0 आ गया। और यहाँ से हम लोग तब अब इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पर, इस इक्वेशन में। और जब यूज करेंगे तो आप देख सकते हो कैसे यूज करेंगे हम लोग। इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हाफ म्यू का वैल्यू आ जाएगा आपका m इंटू एम बाई 2m और इंटू v0 स्क्वायर आप लिख सकते हो यहाँ से, फिर प्लस इक्वल टू, फिर यहाँ से लिख सकते हैं हाफ म्यू फाइनल वी रिलेटिव क्या होगा, दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी कितना आएगा, सेम आ रहा था इसलिए दोनों ब्लॉक का दोनों एक ब्लॉक का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए ये कितना आ जाएगा 0, क्योंकि आप देख सकते हो कि फाइनल स्टेट में वी रिलेटिव निकालोगे तो वी रिलेटिव इक्वल टू वी आई कैप माइनस ऑफ वी आई कैप मतलब v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, और ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ गया। इसलिए ये काइनेटिक फाइनल कितना आएगा 0, और पोटेंशियल कितना आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था कि 1/2 m v0 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x हम लोग का निकल गया था, x जो आया था आप हाफ कैंसिल कर सकते हो, x आ जाएगा रूट m/2 v0 रूट 2 के x कितना आ गया, और ये हम लोग का मैक्सिमम इलोंगेशन था। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम लोग को इक्वेशन लिखना होगा, सी इक्वेशन लिखने के लिए ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर सी फ्रेम का इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को करनी क्या होगी, अब आते हैं इस प्रॉब्लम पर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम पर जब हम लोग आएंगे तो इसको कैसे हम इस सम्स को बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस
इसके बाद सी फ्रेम का यूज हम लोग एक और सम में करते हैं, और इस तरह के सम हम लोग कैसा करेंगे, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इस प्रॉब्लम में ये दिया हुआ कि एक दो ब्लॉक ले रहे हैं, इसका मास कितना आ रहा है, इसका मास आ रहा है m1, इसका मास कितना आ रहा है m2, और एक स्प्रिंग ले लिए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ रहा है k आ रहा है, और ये आइडियल स्प्रिंग है। सिचुएशन लगभग वही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि आप ऐसे देख सकते हो कि सिचुएशन एक ही आ रहा है, लेकिन पहले वाले सम्स और इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पर दोनों ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट करें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि सपोज ईच ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m1 इज प्लेस्ड इज पुल्ड बाई अ कांस्टेंट फोर्स F, ठीक है, ऑफ मास m1 एंड m2 यहाँ होना चाहिए, आर पुल्ड बाई अ कांस्टेंट फोर्स F, find the maximum elongation in the spring and the distance moved by the two blocks in this process, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये दिया कि दो ब्लॉक हम लोग ले लिए, दोनों ब्लॉक को एक स्प्रिंग से कनेक्ट किए हुए हैं, और इस तरह के कनेक्शन में ये दिया हुआ है कि इस पर एक फोर्स F एग्जर्ट कर रहे हैं, इस पर एक F एग्जर्ट कर रहे हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ रहा, K आ रहा, और जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस पर फोर्स एग्जर्ट करें, तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है जो पहले वाले सब में पूछा था, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या आ रही है, डिफरेंस ये आ रहा है कि पहले वाले सब में ऐसा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, वहाँ पर एक इम्पल्स दे रहे थे, एक वेलोसिटी वेक्टर दे रहे थे, इसलिए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस m1 और m2 पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर वो सिचुएशन से डिफरेंट इसलिए क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग को करनी क्या होगी कि यहाँ पर अगर मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सी फ्रेम से। तो सी फ्रेम से अगर इसको बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सी फ्रेम से बनाने के लिए मैंने इसको बताया था कि कैसे आप बनाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि सी फ्रेम रेस्ट में है या मोशन में है, मतलब वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, ये आपको सबसे पहले देखना होगा। तो हम लोग देखते हैं सी फ्रेम मतलब जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, इसका वेलोसिटी कितना होगा, या एक्सेलरेशन, या आप ऐसा कर सकते हैं एक्सेलरेशन चेक कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो F माइनस F बाई m1 प्लस m2, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है पूरे सिस्टम पर 0, इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ गया 0। क्योंकि इस तरह के सम्स को जब भी हम लोग बनाएंगे वहाँ कोशिश करेंगे जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास फ्रेम का हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर उसका एक्सेलरेशन 0 आ गया दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन अगर उसका 0 नहीं हुआ तो रेस्ट में भी हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 आ गया एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, दैट मीन्स वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, और तब हम लोग का इक्वेशन चेंज कर जाएगा। तब आप ध्यान में रखिएगा कि हम लोग सबसे पहले जब भी सी फ्रेम का यूज करेंगे तो यूज करते समय हम लोग को करना क्या होगा कि वहाँ पर कि सबसे पहले सेंटर सी फ्रेम का हम लोग को वो कैलकुलेट करना होगा उसका एक्सेलरेशन, और उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये किस तरह का फ्रेम होगा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इस तरह एक ब्लॉक और इस तरह एक ब्लॉक m2 ऐसे ले लेते हैं। अब इसको इस तरह ले लिया, ठीक है, उस सिचुएशन को इस तरह दिखा दिया, और अभी कैलकुलेट किए थे सेंटर ऑफ मास से एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जैसे ही 0 आ गया तो अब आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो फ्रेम होगा ये फ्रेम क्या होगा, सी फ्रेम, और सी फ्रेम क्या होगा, ये रेस्ट में इनिशियली था तो अभी भी क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। लेकिन उस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका क्या होगा, लोकेशन चेंज करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि सी फ्रेम जैसे ही रेस्ट में है, अब हम लोग करना क्या है कि मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है। तो आप खुद से सोचिए, अगर सी फ्रेम से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि पहले ब्लॉक पर फोर्स इधर लग रहा है, दूसरे ब्लॉक पर इधर लग रहा, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक ऐसे मूव करते रहेगा, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब आप ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ पर ये इलोंगेट होके ऐसे चला गया होगा और कहीं जाके ऐसे रुका होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये ब्लॉक ऐसे मूव करके यहाँ कहीं रुका होगा, और इसका मास m2 ले लिए, इसका मास हम लोग m1 इस तरह ले लेते हैं, ठीक है, और ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है, और ये सी फ्रेम हम लोग यहाँ पर ऐसे ले लिए, ठीक है। अब हम लोग करना क्या है कि जैसे इसको फोर्स एक्ट करना तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन का कंडीशन क्या होगा, जब इसका वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि जैसे हम लोग फोर्स एग्जर्ट करेंगे दोनों ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है तो वो दोनों ब्लॉक आगे मूव करना शुरू करेगा, लेकिन उस स्प्रिंग में एक स्प्रिंग फोर्स होगा जो उन दोनों के वेलोसिटी को टाइम के साथ क्या करेगा, कम करते चला जाएगा, और एक ऐसा टाइम पर मतलब उस नेट फोर्स को कम करते चला जाएगा, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहाँ पर टोटल फोर्स जैसे यहाँ से चला फिर ये कहीं पर गया होगा जहाँ पर इस पर F लग रहा है, और स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा,
और इतना ज़्यादा हो गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया, क्योंकि जैसे इस पूरे अरेंजमेंट को, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, पूरे अरेंजमेंट को सही से समझना होगा कि हो क्या रहा। तो सी फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों ब्लॉक पर फोर्स लग रहा, तो वो फोर्स दोनों ब्लॉक को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों ब्लॉक में तो उस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, और इलोंगेशन की वजह से क्या होगा, दोनों ब्लॉक पर इक्वल अमाउंट का स्प्रिंग फोर्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और किसी स्टेंट ऐसा होगा जिसमें स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का क्या होगा, इक्वल होगा, और जैसे इक्वल होगा वो यहाँ पर इस ब्लॉक का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, लेकिन फर्दर ये ड्यू टू दिस मोमेंटम आगे जाएगा, जाते जाते क्या होगा, एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा। और सेम सिचुएशन इस ब्लॉक के केस में आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम इलोंगेशन तभी होगा जब दोनों ब्लॉक जिस इंस्टेंट से चलना शुरू किया था और फाइनली उन दोनों का वेलोसिटी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और फाइनल वेलोसिटी जैसे 0 हुआ तो वो जो कंडीशन होगा, अब उससे ज़्यादा स्प्रिंग इलोंगेट नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक फिर फर्दर वापस आना शुरू करेंगे। इसलिए हम लोग को करना क्या था, मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए वो सिचुएशन पहले देखना था। इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि फ्रेम कौन सा लेना है। तो हम लोग फ्रेम कौन सा ले रहे हैं, सी फ्रेम। अब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये अपने पोजिशन से x1 डिस्टेंस चला गया, और ये अपने पोजिशन से जहाँ भी था ये x2 डिस्टेंस इस तरह चला गया। ठीक है, अब हम लोग करना क्या कि ये जो x1 प्लस x2 होगा, ये दोनों, इन दोनों का समेशन टोटल इलोंगेशन और मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग देगा, तो स्प्रिंग होगा। तो हम लोग को करना क्या होगा, x1 प्लस x2 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इलोंगेशन अगर हो रहा है इस स्प्रिंग में, तो आप जरूर कर सकते हो कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, पोटेंशियल एनर्जी का, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करने का, लेकिन यूज नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा। दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो सबसे सिंपल सा इक्वेशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, वो कंजर्वेटिव फोर्स केवल हो, एक्सटर्नल भी हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम इलोंगेशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हो कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये ध्यान में रखिएगा, वर्क डन बाय टोटल फोर्स हम लोग नहीं लिख रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल आता है। और एक इक्वेशन जो ऐसे लिखते थे हम लोग, W इक्वल टू डेल के, तो ये ऑल द फोर्सेस, मतलब ये टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता था। लेकिन इसी इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि अगर केवल एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पर टोटल वर्क करेगा तो उस सिस्टम के टोटल मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करेगा। और इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, डेल यू प्लस डेल के ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग करना क्या था कि सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मैक्सिमम इलोंगेशन निकालने के लिए इसको यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसी इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म ये वाला यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू, और इसको यूज करने के लिए हम लोग इस इंटरवल में यूज कर रहे हैं। और इस इंटरवल में हम लोग देख रहे हैं कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क किया। तो आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम पर 2 लग रहा है, एक F लग रहा था और एक इधर F लग रहा था। तो ये दोनों फोर्स, मतलब इस पर जो फोर्स F लग रहा है, ये इस ब्लॉक पर कुछ वर्क किया, और ये वर्क निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं W, जो फर्स्ट ब्लॉक पर वर्क हुआ प्लस जो सेकेंड ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क हुआ, दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने ये बताई थी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग लिख रहे हैं, ये हम लोग लिख रहे हैं सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में जब भी लिखेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी तो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज लिख रहे हैं तो चेंज भी विथ रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम लिखना होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विथ रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम, प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ऐसे देख सकते हो, पहला फोर्स वर्क कितना करेगा, F इंटू x1, क्योंकि इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो रहा है, x1, क्योंकि ये डिस्प्लेस हुआ x1 और ये फोर्स कंटिन्यूस उस पर लग रहा था F, इसलिए टोटल F इंटू x1 वर्क करेगा, प्लस सेकेंड ब्लॉक पर F कितना वर्क करेगा, F x2। अब देख सकते हो F इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट x2 इधर हो गया, दिस मस्ट बी इक्वल टू K फाइनल। K फाइनल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये देखेंगे कि पूरे सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम। तो आप ऐसे देख सकते हो कि सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आएगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ब्लॉक का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ये ध्यान में रखिएगा। ये इक्वेशन जब हम लोग यूज करें तो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में नहीं, सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इसलिए v रिलेटिव आ जाएगा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ये 0 माइनस 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v रिलेटिव कितना आ गया, 0 आएगा।
ये फाइनल भी 0 आएगा और इनिशियल भी वी रिलेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ भी वी रिलेटिव कितना आएगा, यहाँ इस इनिशियल केस में वी रिलेटिव 0 आएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम इस पूरे सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इनिशियल भी 0 था, फाइनल भी कितना होगा, 0। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 - 0 प्लस यू फाइनल, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में होगा, सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी वही होगा। तो यू फाइनल मतलब ये कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। बहुत लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं, हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x2 स्क्वायर अगर आप लिख देते हो तो ये गलत है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्प्रिंग के लिए आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही स्प्रिंग है, तो उसमें टोटल इलोंगेशन कितना होगा फाइनल आप देखोगे तो टोटल पहला ब्लॉक x1 से चला, दूसरा ब्लॉक x2 से चला और सी फ्रेम रेस्ट में है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, x1 प्लस x2। तो यहाँ से इसलिए हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा हम लोग का, 0, क्योंकि स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं था। फिर यहाँ से आप देख सकते हो इफ x1 प्लस x2, और ये आ गया हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से आप देख सकते हो 2f, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो 2f बाई के, ये आ जाएगा हम लोग का x1 प्लस x2, और ये मैंने आपको बताई थी x1 प्लस x2, ये क्या होगा, x मैक्स होगा, यही क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन। तो मैक्सिमम इलोंगेशन इस केस में कितना आ जाएगा, 2f बाई के। तो इस तरह आप बना सकते हो किसी भी सम्स को विथ रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हम लोग का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होगा, तो ऐसे देख सकते हैं। लेकिन इसमें और एक चीज़ पूछा हुआ है कि अगर इस सिचुएशन में आप देखोगे तो और क्या पूछा हुआ है कि ये दोनों ब्लॉक इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में टोटल कितना मूव करेगा, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये चलिए देखते हैं ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये एक इक्वेशन हम लोग सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिख दिए, लेकिन सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप एक और इक्वेशन लिख सकते हो, और ये इक्वेशन क्या होगा सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो आप ऐसे देख सकते हो कि सी फ्रेम का खुद का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सी फ्रेम ऑलवेज क्या होगा, दोनों ब्लॉक मूव कर रहा है, लेकिन सी फ्रेम हमेशा क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो ये आप लोग पढ़े भी होंगे कि m1 इंटू डेल x1 प्लस m2 इंटू डेल x2 इन इक्वल टू 0 आएगा। ये सी फ्रेम का एक अपना इक्वेशन आएगा, क्योंकि पहले ब्लॉक में जितना भी चेंज होगा उसके पोजीशन में, सेकेंड ब्लॉक में जितना चेंज होगा, इन दोनों के चेंज का जो m1 इंटू डेल x1 प्लस m2 इंटू डेल x2, ये ऑलवेज कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो m1, जो फर्स्ट ब्लॉक है ये जो चला x1 चला, तो x1 अगर चलेगा तो आप देख सकते हो कि x1 इस तरफ चला, तो डेल x मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये प्लस x1 आएगा, क्योंकि x1 ओरिजिन के इस तरफ चल रहा, x1 इधर होगा, इसलिए प्लस x1 होगा, प्लस m2 डेल x2 मतलब सेकेंड ब्लॉक में इस इंटरवल में चेंज। ये डेल x1 क्या था, पहले ब्लॉक में चेंज इन दिस प्रोसेस, तो कितना चेंज आ रहा, ये पहले यहाँ था, x1 से आगे चला गया, लेकिन इस तरफ आ रहा है, इसलिए इसको प्लस x1 लेंगे, प्लस m2 डेल x2 मतलब सेकेंड ब्लॉक में चेंज इन दिस प्रोसेस। तो ये चेंज कितना आएगा, x2 आएगा, लेकिन इसको हम लोग माइनस x2 लेंगे, क्योंकि ये इस तरफ अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, तो ये माइनस x2, दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना आ गया, 0। और यहाँ से आप एक इक्वेशन लिख सकते हो m1 x1 इक्वल टू m2 x2, ऐसे लिख सकते हो। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक अपना इक्वेशन आएगा, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे होल सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना आ रहा, 0 आ रहा, इसलिए सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग वहाँ से एक इक्वेशन इसका मिल गया। और मैक्सिमम इलोंगेशन ऐसे निकाल चुके हैं, और एक इक्वेशन ये मिल गया, और एक इक्वेशन हम लोग के पास ये पहले से था, x1 x2 में एक रिलेशन ये मिला, और एक इक्वेशन हम लोग के पास पहले से है, और ये इक्वेशन जो है हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इक्वेशन आ रहा था, अभी देखा हम लोगों ने x1 प्लस x2, ये कैलकुलेट किया था 2f बाई के, और इसमें हम लोग करते क्या है, x1 प्लस x2 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो m1 बाई m2 इंटू x1 इक्वल टू 2f बाई के, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस कितना मूव करा वो कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये आएगा x1 अगर कॉमन ले लिए तो m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2, और ये ऐसे दिखा सकते हैं 2f बाई के, और यहाँ से x1 लिख सकते हैं, ये 2f बाई के इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, ऐसे हम लोग
लिख सकते हैं, ये क्या निकल गया, x1 हम लोग का कैलकुलेट हो गया। x1 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट ब्लॉक कितने अमाउंट से कितना डिस्टेंस मूव कर रहा वो निकल जाएगा। और इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, x2 आ जाएगा 2f बाई के m1 प्लस m2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह के सम्स आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें सी सेंटर ऑफ मास का तो यूज होगा प्लस सी फ्रेम का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, इस तरह हम लोग इस सम्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखनी होगी कि जब भी हम लोग किसी भी सम्स को बनाएंगे तो आप ग्राउंड फ्रेम से भी बना सकते हो, लेकिन सी फ्रेम से जब भी दो ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा उस तरह के सम्स को बनाना बहुत आसान होगा। चलिए इसमें हम लोग करते क्या हैं, जो इस सम्स को हम लोग किए थे इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। और ये चेंज हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सिचुएशन दिया हुआ था इसमें हम लोग चेंज इस तरह कर सकते हैं कि अगर सिचुएशन वही हो, इसको m2 ले लिए और ये स्प्रिंग ऐसे ले लिए और इस ब्लॉक का मास m1 ऐसे ले लिए, इस पर फोर्स हम लोग F1 एग्जर्ट कर देते हैं और इस पर F2 एग्जर्ट कर दिए, और ये कंडीशन दिया हुआ F1 इज ग्रेटर देन F2, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, और ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, अब इसमें पूछा है इस केस में मैक्सिमम इलॉन्गेशन क्या होगा, तो हम लोग मैक्सिमम इलॉन्गेशन इस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ था कि ये F1 इस पर लग रहा, इस पर F2 लग रहा, ये ऐसा है। ठीक है, लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं था। इसके पहले वाले सम में और इसमें डिफरेंस क्या है, पहले वाले सम में था कि दोनों फोर्स का अमाउंट इक्वल आ रहा था और अपोजिट आ रहा था, और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स 0 आ रहा था। लेकिन इस केस में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स 0 नहीं आ रहा, क्योंकि F1 इस तरफ लग रहा है, F2 इस तरफ लग रहा है, और इसका अमाउंट इधर जाता तो इसका अमाउंट इससे याद आएगा। तो जब भी इस तरह के सम्स को हम लोग बनाएंगे तो इस तरह के सम्स को बनाने का तरीका क्या है, तो मैंने आपको पहले बताई थी, सबसे पहले सी फ्रेम से बनाना होगा, तो सी फ्रेम का एक्सेलरेशन सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी होगी, और ये डिसाइड करना होगा कि सी फ्रेम इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सी फ्रेम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी फ्रेम मतलब यहाँ जो सेंटर ऑफ मास होगा ये F एक्सटर्नल बाई m1 प्लस m2 होता है। तो आप ऐसा देख सकते हो F1 माइनस F2 बाई m1 प्लस m2, ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब जब हम लोग यहाँ पर सी फ्रेम जिसको ले रहे हैं, यहाँ जो सी फ्रेम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये सी फ्रेम हम लोग का इनर्शियल नहीं, ये कौन सा सी फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल होगा। और इस केस में पूछा है कि इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन क्या होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तब अगर मैक्सिमम इलॉन्गेशन अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वही सिचुएशन यूज करना है जो पहले वाले सम्स में किए थे, केवल डिफरेंस क्या आएगा, फ्रेम का नेचर चेंज कर गया, मतलब सी फ्रेम अब इनर्शियल नहीं रहा, नॉन इनर्शियल आ गया। तब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इसको अप्लाई आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास को फ्रेम लेते हैं, तो अगर ये पहले ब्लॉक को देखेगा तो फर्स्ट ब्लॉक पर, क्योंकि अगर ग्राउंड का ऑब्जर्वर देखेगा तो यहाँ आपको ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी फ्रेम अगर आप यूज करो, क्योंकि ग्राउंड का फ्रेम पहले ब्लॉक पर देख रहा है कि F1 लग रहा है, दूसरे पर F2 लग रहा है, लेकिन सी फ्रेम F1 F2 नहीं देखेगा, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। वो फोर्स कितना ऑब्जर्व कर रहा होगा, उस फोर्स को आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि अगर सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पर अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि सी फ्रेम खुद एक एक्सेलरेशन AC के साथ इस तरह मूव कर रहा, तो आप ऐसे देख सकते हो AC के साथ मूव करेगा, तो इस पर कौन, ये जो इसका एबीडी बनाएगा सी फ्रेम, तो ये टोटल फोर्स एक F1 इधर देखेगा, एक सूडो फोर्स इस पर देखेगा, और ये सूडो फोर्स FS इधर आएगा। क्योंकि ये आपको ध्यान होगा कि जब आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम लेते हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या देखता है, वो रियल फोर्सेस को ऑब्जर्व करता है, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स ऑलवेज क्या होता है, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, AC के साथ इधर दिख रहा है, तो ये जब इसको देखेगा तो ये इस पर ग्राउंड वाला जो फोर्स लग रहा था, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितने फोर्सेस उस ब्लॉक पर लग रहे थे, उन सारे फोर्सेस के अलावा क्या दिखेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखेगा, और वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या होगा, वो होगा सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स ऑलवेज क्या होगा,
सेंटर ऑफ मास इस तरफ AC के साथ जा रहा, तो इस ब्लॉक पर एक सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में देखेगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये सेकेंड ब्लॉक को देख रहा होगा इस इंस्टेंट, तो C फ्रेम के रिस्पेक्ट में M2 पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये आपको देखना होगा C फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो एक फोर्स ये तो F2 देखेगा ही, प्लस क्या देखेगा, आप ऐसे देख सकते हो AC इधर है तो इसके अपोजिट इधर एक सूडो फोर्स देखेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया कि C फ्रेम एक एक्स्ट्रा फोर्स सूडो फोर्स देख रहा है। अब हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हो कि अब ये C फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले ब्लॉक पर फोर्स कितना लग रहा है F, तो अगर F एक्सटर्न अगर ऐसे देखेंगे F1 विथ रिस्पेक्ट टू C फ्रेम, अगर C फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो C फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो टोटल फोर्स कितना लगेगा फर्स्ट ब्लॉक पर, तो वो हो जाएगा F1 माइनस Fs, क्योंकि ये ब्लॉक इधर जा रहा, सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर इस फोर्स का अमाउंट इससे ज़्यादा होगा। तो F1 माइनस Fs, और Fs होता है, Fs सूडो फोर्स आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो मास ऑफ द ब्लॉक कितना होगा, M2 दिया हुआ, M1 दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो F1 माइनस M1 इंटू AC अगर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये आता है F1 माइनस आया हुआ है F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आप जब सिंप्लीफाई करिएगा तो M1 प्लस M2, तो ये आ गया M1 F1 प्लस M2 F1 माइनस M1 F1 प्लस M1 F2 इतना आएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ से मिलेगा M2 F1 प्लस M1 F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो आप ऐसे कह सकते हो जो सेंटर ऑफ मास पहले ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हम लोग वर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम F1 दिख रहा था, लेकिन सेंटर ऑफ मास C फ्रेम क्या दिखेगा, वो F1 नहीं दिख रहा, वो कुछ इतना फोर्स दिखेगा F1C, ठीक है। एंड सेकेंड ब्लॉक पर C फ्रेम कितना फोर्स दिखेगा, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो F2C, और ये कितना आएगा, F2C जो आएगा ये आ जाएगा M2 F1 प्लस M1 F2, इसका अमाउंट भी यही आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपको कैलकुलेट कैसे करनी होगी, तो F2C जब आप कैलकुलेट करेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस Fs कर देंगे हम लोग, तो इससे भी रिजल्ट यही आएगा, सिमिलर इक्वेशन ये आएगा। तो इसको हम F0 लेट कर लेते हैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए, इसको भी F0 हम लोग लेट कर ले, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों ब्लॉक पर C फ्रेम से इक्वल अमाउंट का फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का नाम हम लोग F0 देते हैं। पहले एक ब्लॉक पर कितना लग रहा था F0, दूसरे ब्लॉक पर कितना लग रहा F0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पूरे सिचुएशन को C फ्रेम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं। तो C फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप देखिएगा तो इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है C फ्रेम के रिस्पेक्ट में F0, और इस ब्लॉक पर भी एक फोर्स लग रहा, ऐसा आप दिखा सकते हो F0, इन दोनों का समेसन। तो आप ये C फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग इन दोनों ब्लॉक को दिखा दिए, तो C फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ कंडीशन आएगा, ठीक है। अब हम लोग जो कुछ कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, वो कैलकुलेट ये करना है कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिख सकते हैं। और इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बहुत आसान है। जो पिछले सम हम लोग किए थे इक्वेशन लिखने के लिए, इस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं F1C F2C ये सब निकल गया। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसका इक्वेशन जब भी लिखेंगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में पहले इनिशियल कंडीशन ऐसा था, ये M2, ये ब्लॉक कौन सा हो गया F1, ये M1 सॉरी, और ये F1 हो गया। इस तरफ क्या लग रहा था F2, लेकिन F0 इसको दिखा दे रहे हैं, इसको भी F0 ऐसे दिखा दे रहे हैं क्योंकि C फ्रेम के रिस्पेक्ट में F0 लग रहा था। अब मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में आपको पता है ये पहले वाले सिचुएशन की तरह एकदम हो गया कि ये दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी कितना आएगा, 0 आएगा। इन दोनों पर F0 लग रहा होगा, लेकिन कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 आएगा इन दोनों का। तो इसमें कुछ ये चला होगा x2 अमाउंट से, ये चला होगा x1 अमाउंट से। अब हम लोग करना क्या, इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन किसका लिखेंगे, मैक्सिमम इलोंगेशन x1 प्लस x2 होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए C फ्रेम से हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन लिख देते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है। तो ऐसे लिख सकते हो W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल U प्लस डेल के, और यहाँ पर W एक्सटर्नल कितना होगा
तो हम लोग देख सकते हैं पहले ब्लॉक की वजह से, मतलब फर्स्ट ब्लॉक पर वर्क प्लस सेकेंड ब्लॉक पर वर्क और डेल यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल और डेल के फाइनल माइनस के इनिशियल, और फिर आप उस तरह देख सकते हो के इनिशियल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए वी रिलेटिव चाहिए, वी रिलेटिव V1 माइनस V2 और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल भी क्या होगा, वी रिलेटिव 0 आएगा। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में 0 आएगा और फाइनल भी आप देख सकते हो, फाइनल भी कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर W1 मतलब ये वेक्टर इस ब्लॉक पर कितना वर्क करेगा, F0 इंटू x1 प्लस ये वाला फोर्स इस पर कितना वर्क करेगा, F0 इंटू x2 और U फाइनल का मतलब क्या हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का, तो कितना होगा हाफ के x1 प्लस x2 लिख का होल स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आप ऐसे देख सकते हो टोटल इलॉन्गेशन कितना आ गया x1 प्लस x2, तो हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा प्लस काइनेटिक दोनों कितना आएगा, 0 आएगा। दोनों काइनेटिक कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि वी रिलेटिव क्योंकि काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम हाफ म्यू वी रिलेटिव होता है और ये 0 आएगा। यहाँ से आप देख सकते हो F0 कॉमन ले लेंगे तो x1 प्लस x2 और यहाँ से आ जाएगा हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और यहाँ से आप देख सकते हो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 2F0 बाई के। तो ये क्या हो गया, x1 प्लस x2 ही हम लोग का क्या था, आप मैक्स कह सकते हो कि ये हम लोग का मैक्सिमम इलोंगेशन था। तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि ये कितना आएगा, तो ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर हाफ मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन x इक्वल टू 2F0 बाई के और F0 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था M2F1 प्लस M1F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और ये आप ऐसे लिख सकते हो बाई के, ठीक है। तो ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं, तो ये आ जाएगा, ये आ गया x, क्योंकि F0 का वैल्यू पुट कर देते हैं। F0 हम लोगों ने इतनी निकाली थी और F0 जैसे हम लोग निकाले इसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर F0 इतना निकला तो यहाँ से मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम इलोंगेशन इतना आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग सम्स को बना सकते हो, ठीक है। तो सी फ्रेम से कोई भी सम्स को आप बहुत आसानी से बना सकते हो, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम लोग देखते हैं, अभी तक 3 सम्स हम लोगों ने डील किया और ये तीनों सम्स में फर्स्ट सम्स को अगर आप दोनों से कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में दोनों ब्लॉक पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, लेकिन पहले वाले ब्लॉक पर कोई पहले वाले सिचुएशन में दोनों ब्लॉक पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि अगर दो ब्लॉक एक दूसरे से इंटरेक्ट करें केवल कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन को बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स या सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टम ऑफ 1 पार्टिकल। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो पहले वाले सम को अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह कुछ आया था और इस तरह आप देख सकते हो कि एक ब्लॉक ऐसे लिए थे M2, ये कितना था M1 ऐसे ले लिए, ये V0 से ऐसे जा रहा था और यहाँ पर पूछा था कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, इसको हम लोग बना चुके थे, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ब्लॉक जब ये दोनों मूव करना मतलब ये ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा तो ये दोनों ब्लॉक के बीच में केवल एक ही फोर्स एक्ट करेगा और वो फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स का नेचर क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और मैंने आपको बताई थी कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स आएगा तो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स अगर इंटरेक्ट करेगा तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो सिस्टम ऑफ 1 ब्लॉक। कैसे, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी 2 पार्टिकल अगर कंजर्वेटिव फोर्स से एक दूसरे से रिलेट करेगा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सिस्टम ऑफ 1 पार्टिकल। कैसे, तो अगर रिलेट कर लेते हैं, इसका मास m है, इसका मास m है, तो कैलकुलेशन और सिंपल होगा। तो आप देख सकते हो कि इसको एक सिस्टम में जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो हम लोग के पास इन दोनों ब्लॉक को हटा देंगे, क्योंकि जो 2 ब्लॉक होगा उसको हटा दिए, एक ब्लॉक से हटाएंगे। तो एक ब्लॉक से जब भी हम लोग हटाएंगे तो एक ब्लॉक जो आएगा आप इसको पूरा इक्विवेलेंट टू 1 ब्लॉक कर सकते हैं।
लेकिन ये ध्यान में रखना, एक ब्लॉक तो हम लोग कर दिए और इसका मास म्यू लेंगे, म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। ये ध्यान में रखना होगा कि इस मास को हम लोग क्या करें, रिड्यूस्ड मास आप इस तरह कर सकते हो, और इसका वैल्यू होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2, इतना होता है। ये कैलकुलेट कर चुके थे। और यहाँ पर स्प्रिंग का वन एंड इससे कनेक्टेड होगा, तो अदर एंड कहाँ कनेक्टेड होगा, और वैसी बात है कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहना चाहिए, तो इसलिए इसको एक वॉल से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको फिर ग्राउंड पर ऐसे रखिए, ठीक है। मतलब ये पूरा अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा, लेकिन इसके लिए लिमिटेशन क्या, सिस्टम में 2 ब्लॉक होना चाहिए और इन दोनों ब्लॉक को रिप्लेस कर सकते हैं एक ब्लॉक से, लेकिन कंडीशन क्या होगा, दोनों ब्लॉक एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा होगा, लेकिन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तभी आप इसको ऐसे इक्विवेलेंट टू 1 ब्लॉक कर सकते हो। और उस स्प्रिंग के वन एंड पर वो एक ब्लॉक कनेक्टेड होगा, तो दूसरे एंड पर क्या होगा, उसको फिक्स करना होगा। तो देखिए पूरा अरेंजमेंट ऐसा हो गया। और एक चीज़ और चेंज करना होगा, यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा कि इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी v रिलेटिव होगा, क्योंकि इसका v नॉट इसका 0 है इनिशियल, तो इनिशियल सिचुएशन को ड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ पर v रिलेटिव अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो v नॉट आई कैप माइनस 0, तो ये v रिलेटिव जो आएगा ये आ जाएगा v नॉट आई कैप आ गया, तो यहाँ पर इसके पास v रिलेटिव वेलोसिटी होगा, इतना होगा, ठीक है। अब ये पूरा सिचुएशन इक्विवेलेंट टू दिस सिचुएशन हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत सारे सम्स को इस कंसेप्ट को यूज़ करके टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अब हम लोग को करना क्या है कि पूछा था मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, इस केस में और इसमें दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कैसे निकालना होगा, ये हम लोगों ने अप्लाई किया था, सी फ्रेम से ही बनाया था, लेकिन अब सी फ्रेम भी यूज नहीं कर रहे, इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट करके मैक्सिमम इलोंगेशन चाहिए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में क्या होगा, आप देखिए आपके पास एक सिंपल सा सिचुएशन आ गया, ये जो ब्लॉक होगा ऐसे जा रहा होगा, और मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में इसका फाइनल वेलोसिटी वी रिलेटिव कितना, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसके पास वी नॉट आई का वेलोसिटी था, ये 0 होगा, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें इलोंगेशन कितना हो गया, x अमाउंट से इलोंगेशन हो गया, ठीक है। तो ये जब सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट होता है तो सिचुएशन को विजुअलाइज करना भी आसान होगा और इक्वेशन लिखना भी आसान होगा। कैसे इक्वेशन लिखेंगे, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि इसके कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अब हम लोग ग्राउंड फ्रेम से ही अप्लाई कर सकते हैं कि इसके पास टोटल काइनेटिक कितना था, हाफ इनिशियल काइनेटिक हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल 0, अब कितना होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर म्यू लिखना होगा, और म्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। म्यू इस अरेंजमेंट का रिड्यूस मास कितना होगा, एम इंटू एम बाई एम प्लस एम, और ये आ जाएगा एम बाई 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ एम बाई 2 वी नॉट स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स को एक सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे, तो सिचुएशन हम लोग के लिए बहुत ही आसान होगा और विजुअलाइजेशन भी आसान होगा। और इक्वेशन लिखना है उसको ग्राउंड फ्रेम से आप इक्वेशन लिख सकते हो, वहाँ सी फ्रेम का यूज़ नहीं करना होगा, लेकिन आपको पहले सी फ्रेम का कंसेप्ट क्लियर रखना होगा, इसके बाद ही आप इस तरह के सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक सिंपल सा छोटा सा एक सिचुएशन और दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि इन दोनों ब्लॉक का, इसका मास m है, इसका मास m है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इसका टाइम पीरियड पूछा है कि अगर इसको हम लोग कंप्रेस करके इलोंगेट करके छोड़ देंगे तो ये दोनों ऑसिलेट करेगा। अगर इसको आप ग्राउंड फ्रेम से बनाओगे तो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगे, टाइम पीरियड निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जब इसको सी फ्रेम से बनाओगे तब भी बनेगा। लेकिन सी फ्रेम से ना बनाकर हम लोग अगर देखें इसको कंप्रेस करके छोड़ें या इलोंगेट करके छोड़ेंगे तो ये जब दोनों ऑसिलेट करेगा तो दोनों किससे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के सिचुएशन में फिर इसको एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। सिंगल ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्प्रिंग को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक की जगह एक ब्लॉक स्प्रिंग के वन एंड पर ऐसे कनेक्ट कर दिए, इसका मास म्यू होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा आप ऐसे दिखा सकते हो, मास म्यू होगा, और इसका और अदर एंड को ऐसा कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट किया गया। ये सिस्टम इसमें रिड्यूस हो गया। अब आप टाइम पीरियड डायरेक्ट लिख सकते हो, एक स्प्रिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड कितना होता है m बाई के, मतलब म्यू बाई के, और यहाँ पर म्यू का वैल्यू आप निकाल सकते हो, निकाले थे m बाई 2 के आ गया। तो देखिए टाइम पीरियड निकालना बहुत ही आसान हो गया। तो SHM का समझो या किसी भी टाइप का समझो, आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, लेकिन यूज करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स इंटरेक्ट करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, और वहाँ सी फ्रेम भी यूज नहीं करना होगा।
डायरेक्ट हम लोग सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स को एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए और डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं और ये विजुअलाइजेशन भी बहुत आसान होगा और इक्वेशन लिखना भी बहुत आसान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई नई टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और सी फ्रेम से रिलेटेड मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग इसको आप व्हाट्सअप कर सकते हो या मेल कर सकते हो, वहाँ पर आपको जितने भी डाउट्स होंगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, सी फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल में मेरे कुछ सपने, बस वही मेरे अपने सच होने ही वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है।